और दुखी लोगों को अब 2024 का इंतजार करने की जरूरत नहीं। कितलाना टोल पर किसानों के समर्थन में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला। श्री चौटाला ने कहा कि अगर किसान खुशहाल है तो देश माला माल है और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि आज लुटेरे वर्ग के हाथ में सत्ता आ गई है। आज की सरकार को देश की चिंता नहीं है। यह सरकार कुछ पूंजीपतियों की सरकार है। आज किसानों ने 36 बिरादरी को एक मंच पर लाकर अनूठा एवं बधाई का काम किया है। आज मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण देने आपके बीच में नहीं आया। भाषण तो उनको दिए जाते हैं जिनमें नए सिरे से जागृति पैदा करके। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी। अगर किसान खुशहाल है तो देश मालामाल है और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल है। बदकिस्मती देश की ये है कि आज लुटेरे वर्ग के लोगों के हाथ में सत्ता आ गई। उनके सामने जनहित नहीं है, वो तो केवल लूट मचाने पर लगे हुए हैं। और ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे योजनाबद्ध तरीके से इस देश का पैसा मुट्ठी भर जो बड़े उद्योगी घराने अंबानी और अडानी टाइप के हैं उनके पास जाता है और फिर उनसे सीधा पैसा खा रहे हैं। इन्हें देश से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए आज इस देश के न सिर्फ किसान वर्ग के लोग बल्कि आप बधाई के पात्र हो कि आपके संघर्ष की वजह से आज 36 जात के लोग आपके साथ हैं। ये तो नाम का किसान आंदोलन है, लेकिन इस आंदोलन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हरिजन, बैकवर्ड, व्यापारी और कर्मचारी, कारखानेदार और मजदूर, दुकानदार, किसान और कमेरा, 36 जात के लोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं, राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। और जब आप सब लोग मैदान में कूद गए हो तो फिर निश्चित रूप से सफलता आपके चरण चूमेगी। सबसे बड़ी उपलब्धि तो आपकी ये है कि आज सभी 36 जात के लोग आपके साथ हैं और जो जात पात का जहर फैला करके हम पे हुकूमत करते आए हैं उनके मुंह पर लोगों ने करारी चपत मारने का काम किया है। अब आपको लंबे समय तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से ये परिस्थितियां बदलेंगी। मेहनतकश कमेरे इस देश के राजभाग के मालिक होंगे और नए सिरे से प्रजातांत्रिक प्रणाली को पूरे विश्व के स्तर पर लागू करने में आपकी अहम भूमिका होगी। आज मेरे कहने की जरूरत नहीं, हर आदमी मौजूदा शासन तंत्र से परेशान है, दुखी है और दुखी लोगों को अब 2024 का इंतजार करने की जरूरत नहीं। परिस्थितियां इससे पहले बदलेंगी। सरकार में बने हुए जो लोग हैं वो सत्ता पक्ष को छोड़ करके आपके साथ शामिल होंगे। इसके लिए सबसे ज्यादा बधाई के पात्र हैं श्री सोमवीर सांगवान जी, जो सिर्फ अकेले सोमवीर नहीं है, समूची सांगवान खाप जो है वो इनके साथ है। निश्चित रूप से परिस्थितियां बदलेंगी और परिस्थितियां जब बदलेंगी
तो जो सरकार में जुड़े हुए लोग हैं वो सत्ता को छोड़ करके भाग जाएंगे। आप रेडियो पे, टेलीविजन पे, अखबारों में रोज देखते हैं, सभी लोग दूसरे दलों को छोड़ के आपके साथ शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो फिर सभी लोग जब आपके साथ शामिल होंगे तो फिर अल्पमत की सरकार को विधानसभा भंग करनी ही पड़ेगी। और विधानसभा जब भंग हो गई तो फिर मध्यावधि चुनाव होंगे। आपको 1924 की इंतजार करने की जरूरत नहीं, 2024 का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं तो आपसे विनम्र निवेदन करने आया हूं। अभी प्रचारक साथी कह रहे थे मैं मैदान में कूद पड़ा, तो आज मैदान में थोड़ा ही कूदे। मेरा तो जन्म ही संघर्ष हुआ। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की एक सोच थी कि इस देश के हर नागरिक की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे। इसके लिए उन्होंने सारी उम्र संघर्ष किया। ये इंडियन नेशनल लोकदल रूपी पौधा उनका लगाया हुआ पौधा है। एक साजिश और षड्यंत्र के तहत मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवाने का काम किया था और फिर एक प्रचार किया गया था जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो जाएगी। मैं पहले भी आपको बधाई देगी, आज पुनः अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत किया है। ये बात मैं और आप नहीं कह रहे, बल्कि विरोध पक्ष के लोग भी इस बात को मान के चलते हैं कि संगठनात्मक दृष्टि से आज समूचे राष्ट्र के स्तर पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र किया गया था, मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करे। हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद सर्वप्रथम एक घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री निवास की खिड़की पर जो कोई आके दरख्वास्त देगा उसकी सारी दिक्कत और कठिनाई दूर की जाएगी। मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का मौका मिला और चंडीगढ़ में मैं अपने किसी मित्र से मिलने जा रहा था। संयोग से वो सड़क मुख्यमंत्री निवास के आगे से जा रही थी। मैंने गाड़ी रोक करके देखा, मुख्यमंत्री निवास की वो खिड़की बंद पड़ी थी। मैंने लोगों से पूछा कि भाई ये खिड़की बंद पड़ी है। लोगों ने कहा बंद ही पड़ी रहेगी, कोई काम तो किसी के होते नहीं, कोई सुनता है ही नहीं। प्रजातांत्रिक प्रणाली में सरकार की जिम्मेवारी होती है कि जनता की आवाज को सुने और उस पर अमल करे। अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने किसान के उत्पादन के भाव का जिक्र किया। केंद्र की सरकार ने किसान के उत्पादन के मूल्य निर्धारित किए और उस मूल्य पर सरकार खरीदती माल। इत्तेफाक से थोड़े से अरसा के लिए आपको भी सरकार बनाने का एक अवसर मिला था।
और उस अवसर के दौरान सरकार ने बाजरे के जो भाव निर्धारित किए, सरकार ने भाव तो निर्धारित कर दिए लेकिन खरीदने से इनकार कर दिया। हमारा बेशतर इलाका मारू इलाका है। किसान का बाजरा कोई ना खरीदे तो उसकी क्या हालत हो। प्रदेश में चूंकि हमारी सरकार थी, हमने सरकारी कीमत के हिसाब से किसान का बाजरा खरीदा था। चाहे वो बाजरा पंजाब का था, राजस्थान का था, यूपी का था, दिल्ली का था, मध्य प्रदेश या गुजरात का था। जो बाजरा हमारी मंडियों में आया उसका एक एक दाना हमने सरकारी भाव पे खरीदा था कि नहीं खरीदा था। हरियाणा सरकार को तो सैकड़ों करोड़ का नुकसान हुआ क्योंकि महंगे दाम पर खरीदे और मंदे दाम पर बेचना पड़ा। लेकिन किसान को फायदा हुआ। सरकार तो घाटा बर्दाश्त कर सकती है लेकिन किसान के लिए तो ये संभव नहीं। हमने कानून बदल दिया। प्रजातांत्रिक प्रणाली में सरकारें तो बदलती रहती है लेकिन नीति नहीं बदला करती। हमारी सरकार के वक्त में लोग सरकार के चक्कर नहीं काटते थे, बल्कि सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत हमारी सरकार आपके एक एक गांव में जाती थी कि नहीं जाती थी। जो मांग गांव के लोगों की तरफ से रखी जाती वो सारी पूरी की जाती थी कि नहीं की जाती थी। हम चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन निश्चित रूप से होगा और सत्ता परिवर्तन जब होगा तो फिर हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करेंगे। हम लोगों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेंगे। 3600 बच्चों को नौकरी देने के नाम पर मुझे 10 साल की सजा हुई थी। आप सुन के ताज्जुब करेंगे कि जिन बच्चों को हमने नौकरी दी उनकी तो प्रमोशन होगी, तरक्की होगी, और नौकरी दिलाने वाले को सजा होगी, सजा से भी ऊपर जेल में। 10 साल पूरे होने के बाद भी मुझे ये छोड़ नहीं रहे थे। आखिर मुझे कोर्ट में जाना पड़ा था और अब कोर्ट के आदेश के मुताबिक मैं आज आपके बीच में बैठा हूं। मैं आपको एक ही विश्वास और भरोसा दिलाऊंगा, राज बनाना तो आपका काम और वो निश्चित रूप से आप बनाओगे। लेकिन राज बनने के बाद आपके हर पढ़े लिखे युवक को, चाहे कोई किसी भी जाति का है, किसी धर्म को मानता है, किसी का रोजगार का साधन क्या है, और चाहे उस बच्चे के माँ बाप ने किसी कारणवश वोट कहीं भी दिया हो, हम उसमें वोट की राजनीति नहीं करेंगे। किसी माँ बाप के गलत निर्णय की सजा उस बच्चे को मिले, ये मुनासिब बात नहीं। मैं हर बच्चे को उसकी योग्यता के मुताबिक सरकारी नौकरी दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए फांसी टूटना पड़े, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं।